अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हम आ गए हैं अपने पहले दिन जो हमने सेगमेंट किया, सेकंड डे किया, जो इस वक्त सबसे दिलचस्प सेगमेंट है, प्यारा पाकिस्तान। अच्छा, अब इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें बुनियादी तौर पर हम आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और जो इसका मरकज़ी ख्याल है वो ये कि इस कोरोना वायरस की वजह से घरों में क्या सूरत हाल है। हमें ये इत्तलात मिलती हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए हमें इत्तलात भी मिल रही हैं कि घरों में थोड़ी चपखलिश है। चूँकि घरों में सब रह रहे हैं, शौहर हज़रात बाहर काम करने के लिए नहीं जा रहे लॉकडाउन की वजह से, तो उस लॉकडाउन की वजह से घर में एक कशीदा माहौल है, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। फिर उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा मसला है वो आने वाले दिनों में रोज़गार का क्या होगा। यानी हम कोरोना से इंशाल्लाह जब इसको तहबाला कर देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, इससे फाइट से हम जब फारिग हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमने अपनी ज़िंदगियों के लिए क्या सोचा है, हम क्या काम करेंगे, रोज़गार रहेगा या नहीं रहेगा, या रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। एक ये फ़िक्र बहुत है। इन तमाम फ़िक्रों ने, और फिर ये कि बच्चों का क्या हो रहा है। देखिए, घर में इस वक्त सबसे ज़्यादा मैं जो समझता हूँ इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो बच्चे हैं। उसकी वजह कि मियाँ बीवी, शौहर और बीवी घर में मौजूद हैं, लेकिन वो बच्चों पर अब वो तवज्जो नहीं दे पा रहे। उनके अपने खानगी मसाइल जो हैं और अज़दवाजी मसाइल वो इतने हावी हो गए हैं कि जिसकी वजह से बच्चों पर तवज्जो नहीं दी पा रहे। अब पहले ये होता था कि घरों में कुछ देर के लिए बच्चों को कभी फुप्पी क्या छोड़ दिया, कभी नानी क्या छोड़ दिया, कभी दादी क्या छोड़ दिया। अब इस वक्त आप ये भी नहीं कर सकते। क्वारंटीन में तो आप एक फैमिली के साथ अपने घर में रह रहे हैं, तो बच्चे मिस कर रहे हैं अपनी खाला को, अपने कज़न्स को, अपनी नानी को, अपनी दादी को, या अपने घर के लोगों को। इसी तरह से एक और मसला ये दरपेश है कि खाने के जो अज्जाए तरकीबी यानी जो राशन होते हैं, वो घर में अगर ख़त्म हो जाए तो फिर उस राशन को लेने के लिए शौहर बाहर जाते हैं, तो सलवातें सुनाते हैं अपनी बीवी को। अच्छा, सलवातें हम इसलिए कह देते हैं प्यार मोहब्बत में, वैसे तो सलवातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सलवातें तो का मतलब होता है कि दुरूद हैं, और ये या उर्दू में चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी गलत आ गई हैं जिनको हमें दूर करना चाहिए। लेकिन अभी हम चूँकि मियाँ बीवी की बात करें तो चलो एक दूसरे को रहमत सुनाते हैं। अब मैं तो नहीं कहूँगा एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। तो एक ये मसला है। उसके अलावा एक और बात ये कि कुछ घरों में ख़वातीन हामला हैं, जिनको ज़ाहिर है कि जो गुज़र रही हैं इस दौर से, और आने वाले दिनों में उनके घर में खुशखबरी ज़रूर आएगी। वो कौन सी एहतियात करें, क्या करना चाहिए उनको। तो इसलिए हमारे पास तशरीफ़ फरमाए जनाब डॉक्टर आदिल फराज साहब। डॉक्टर आदिल फराज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट फिजिशियन, हमदर्द यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची, साबिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल ICU सिविल अस्पताल कराची। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब से मेरा एक बड़ा करीबी रिश्ता था, हकीम सही साहब से। आपने माशाल्लाह इस वक्त वहाँ पर आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट एंड फिजिशियन, हमदर्द यूनिवर्सिटी अस्पताल। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब के लिए कॉल्स भी आएंगी। ज़ाहिर है कि ख़वातीन का भी एक मसला घर में है, वो ये किसी में पार्लर बंद है, तो अब वो क्या करें, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा पिगमेंटेशन, झाइयाँ वगैरह, उस पर डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे इब्तिदा करूँगा ऐसी सूरत हाल में जहाँ आप सिर्फ लॉकडाउन ना हो, बल्कि आपका जहन भी लॉकडाउन हो जाए, और घर में झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं। तुम क्यों बैठे हो भाई घर में? वो कह रही तुम्हें क्या फिक्र है, मैं बैठा हूँ। अगर मैं बैठा हूँ तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं, कुछ जाओ कमाओ। मैं कैसे जाऊँ, लॉकडाउन है। तो तुम्हारे फ़ोन कौन से आ रहे हैं, मुझे फ़ोन चेक कर दे। इनमें कुछ झगड़े हो रहे हैं घरों में, एक ये चपखलिश पैदा हो रही है। उसके अलावा फिर आगे का रोज़गार का मसला है। क्या फरमाइएगा डॉक्टर साहब, क्या राय देंगे आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो इतने मसाइल सामने नहीं आ रहे, लेकिन इस फेज़ के नफ्सियाती मसाइल बिल्कुल सामने आएंगे, और बहुत ज़्यादा सामने आएंगे। दूसरी तरफ हर बुराई में अच्छाई भी हमें देखनी चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि जो पहले बच्चे माँ बाप के पास बैठने का उनको टाइम नहीं मिलता था, अब एक फैमिली गेट टुगेदर बहुत सी फैमिली में मुझे नज़र आ रहा है। बच्चे, शौहर, बीवी, आपस में इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। तो इसको एक हेल्दी इस्तेमाल करना चाहिए। कोई आपस में, जैसे मैं अपने घर का बताऊं, मेरी वाइफ बेटी आजकल फारिग हैं, तो वो ऑनलाइन नई नई रेसिपीज़ देख के वो बना रहे हैं। हम भी उनको हेल्प करते हैं क्योंकि हम भी थोड़े फारिग हैं। बच्चों का टाइम ज़्यादातर तो कंप्यूटर पे गुजरता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको फैमिली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, साथ मिल के कुछ करें। मौका मिलता है तो हम मिल के जमात भी कर लेते हैं अपने घर में। तो
कंस्ट्रक्टिव भी इसमें से चीज़ें निकाली जा सकती हैं, लेकिन इसके नफसियाती मिसाइल बिल्कुल सामने आएंगे, अभी नहीं लेकिन कुछ अरसे के बाद। अच्छा, लेकिन आएंगे सामने। बिल्कुल। अच्छा, ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई डॉक्टर साहब, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जहाँ के पैसे की प्रॉब्लम है, जी बिल्कुल, वहाँ प्रॉब्लम हुई है। जहाँ नेचुरली अल्लाह ने दिया हुआ है, जहाँ पैसे की प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ इनकम की प्रॉब्लम है। क्योंकि 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो लोगों ने गुजार लिए। अब वो 10 दिन, 15 दिन के बाद पैसे की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, खाने की शॉर्टेज, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पैसों का जो शॉर्टेज है डॉक्टर साहब, ये तो अभी आने वाले दिनों में बहुत होगी, उस वक्त तो और बढ़ जाएंगी। वो बता रहे हैं कि आगे बड़े नफसियाती पोस्ट कोरोनल साइकोलॉजिकल सिंड्रोम मैं कहता हूँ कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक, ये जो होगा इसमें क्या होगा। जी बिल्कुल। एक तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे यहाँ चैरिटी बहुत है, तो इस वक्त तो लोगों को इतना जो कम से कम खाने पीने के मसाइल मेरे ख्याल से इतने नहीं हैं जितने हो सकते हैं। ये आप सही फरमा रहे हैं, चैरिटी की वजह से ये हो रहा है, ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें अभी तो खैर फ्रंट लाइन पे फिजिशियंस और इंटेंसिविस्ट हैं, लेकिन बाद में साइकेट्रिस्ट का भी बहुत रोल होगा इस फेज के गुजरने के बाद। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इसका कोई इलाज दरियाफ्त होगा या नहीं होगा? देखें क्या हो चुका है, छुपा के रखा हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कोई सदाकत है कि किसी ने कोई ये मैन मेड वायरस है या इस तरह से, लगता नहीं मैन इस मेड तरह तो नहीं है वायरस, मैन मेड। और असल में जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं ना, वो अभी सारे एक्सपेरिमेंटल फेजेस में, क्योंकि ये बिल्कुल इंसानों के लिए नया वायरस है। जानवरों में तो बहुत अरसे से मौजूद होगा, लेकिन अब ये म्यूटेट करके जब इंसानों में आए तो इसका बिहेवियर अब सामने आ रहा है। अच्छा, अब जानवरों की आपने बात की, मुझे बताइएगा, ये भी बता दें, मैं कॉल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये भी बता दें कि जो घरों में पेट्स पाले हुए हैं, जैसे कि बिल्लियाँ पाली हुई होती हैं, कुत्तों किसी ने पाले हुए हैं, किसी ने मतलब कबूतर, या जो उनमें मुंतकिल हो सकता है? अभी तक ऐसी कोई केस रिपोर्ट्स नहीं है। सिर्फ एक केस रिपोर्ट है शायद अमेरिका से, कि जहाँ एक कुत्ते के लुआब में कोरोना वायरस पाया गया, लेकिन वो कुत्ता बगैर उससे अफेक्टेड नहीं था। तो हो सकता है उसने कहीं लिख किया हो कि जहाँ पे वायरस हो, तो लेकिन अभी तक ऐसा कोई, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। एहतियात लाजमी करें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ इस मौके पर, दो बातें बल्कि, और फिर मैं कॉल्स की तरफ बढ़ूंगा। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने घर में पेट्स पाले हुए हैं तो वो आपके घर का फ़र्द बन जाते हैं। तो जो पेट ख़ासतौर पर बिल्लियाँ होती हैं, उसके अंदर परिंदे होते हैं, तीतर हैं, कबूतर हैं, आपने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, उनको ट्रीट अच्छी तरह करें इस वक्त। ये नहीं कि अगर आप बीमार हैं या अगर आपको कोई परेशानी है तो आपने अपने पेट्स को बुरे हाल में छोड़ दिया, उनका ख्याल रखें, इसलिए कि वो आपके साथ ही घर में उठते बैठते, और आप इस तरह से पुकारते उन्हें जैसे अपने घर में किसी फ़र्द को पुकारते, तो उनका पेट्स का बहुत ख्याल रखें। बेज़बान है वो कह नहीं सकते, उनको वक्त पर खाना दें, उनके लिए जो आप मोहब्बत कर सकते हो करें। इसी तरह मैंने पहले भी कहा था, आज मैं फिर कहूँगा कि जो जानवर इस वक्त सड़कों पर हैं, यानी इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि ये पता नहीं है कि शायद अल्लाह ताला ने इन सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की सुन ली, जिस बुरी तरह इन कुत्तों को यहाँ मारा जा रहा था और जिस तरह से उनका शिकार किया जा रहा था, सिंध में खास तौर पर। वो ठीक है, काटे की वो काट लेते हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि कुत्तों को आप गोलियां मारें या कुत्तों को आप जहर के इंजेक्शन दें या उनको आप उठाकर घसीटते हुए ले जाएं और आप वो मोटरसाइकिल से घसीटते हुए उनको ले जा रहे हैं। आज सिर्फ कुत्ते नजर आ रहे हैं, इंसान गायब हो गए। शहर में सड़कों पर सिर्फ कुत्ते हैं, इंसान नजर नहीं आ रहे। तो क्या ये कुत्तों की बद्दुआ लग गई? बात यह कि आपने अल्लाह ताला की एक मखलूक को तकलीफ पहुंचाई। आप उनको पकड़कर आप एक सेंटर बनाते, वहां से कुत्ते आप एक्सपोर्ट कर देते, आप चाइना को देते, आप जहां पर भी, लेकिन आप उन्हें जिस तरह बुरी तरह मार रहे थे। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जूड़िया बाजार का इलाका है, यहाँ पर गधों के साथ काम किया जाता है, यानी उनको मवेशियों को इस्तेमाल किया जाता है सवारी में, और जमान उनको कुम्हार इस तरह मारते हैं, उनके जिस्म पर जख्मों के निशान बन जाते हैं। तो हमने जानवरों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया? मैं एक गुजारिश आपसे करूंगा कि इस वक्त जो सड़कों पर आवारा कुत्ते या बिल्लियां वगैरह हैं, अपने घर का बचा हुआ खाना बाहर डाल दें। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, पहले रेस्टोरेंट्स की बरकत से वो बचा हुआ खाना बाहर सड़क पर डाल देते थे, तो वो कुत्ते बिल्ली वगैरह खा लेते थे। अब खाने को नहीं है उनके पास, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको दें। एक तो मुझे आपको ये बात कहनी है, और दूसरा ये कि अगर सड़क पर चलते हुए कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई जानवर जो कि अमूमी तौर पर सड़कों पर फिर रहे होते हैं, अगर वो आपके सामने आ जाए तो हैरस मत हो ना, उनको हैरस करने की कोशिश करें। इस वक्त
जानवर सबसे ज्यादा समझता है पेंडेमिक को, वो आपको इस वक्त तंग नहीं करेगा। मैंने कल परसों खुद देखा कि हम यहाँ रात को निकले सड़क से बाहर, तो एक्सप्रेस के बाहर 4-5 कुत्ते इधर फिर रहे थे, तो वो करीब आए लेकिन वो चुपचाप चले गए। इसलिए वो खुद जानते हैं, ये अल्लाह ताला ने एक उनको सेंस दिया है, उनको पता है कि एक बीमारी है, एक परेशानी है, तो वो आपकी तरफ नहीं आए। तो ये मारने पीटने से, पत्थर मार रहे हैं, उनको बुरी तरह से उनको जख्मी कर रहे हैं, प्लीज़ ये मत कीजिए। जानवरों के साथ उससे सलूक कीजिए। आपके नबी ने जानवरों से भी मोहब्बत की है। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। कैसे हैं आमिर भाई? मैं कैसा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, डॉक्टर आदिल से बात करनी थी मुझे। मैं जी सादिया बात कर रही डॉक्टर आदिल साहब। जी सुन रहा हूँ। हूँ। जी जी फरमाइए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये मालूम करना था कि कोरोना वायरस की ऐसी वाकई कौन से अलामत हैं जिनके बिना पर हमें टेस्ट करवाना चाहिए? जी कोरोना और वायरस मतलब जी, किस चीज और से कुछ? ये फैलता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका जी, दें, जी, थोड़ी जी, सी मैं तफसील से ज़रा से इसके पहले बैकग्राउंड बता दूं। कोरोना वायरस असल में एक पूरी वायरसेस की फैमिली है, ये कोई नया वायरस नहीं है। अभी जो मौजूदा जो एपिडेमिक जिसकी वजह से हुआ है कोरोना वायरस कोविड-19, ये इंसानों के लिए नया है। तो अभी बहुत सी चीज़ें जैसे मैंने कहा इवॉल्व हो रही हैं और बीमारियों पे कई साल रिसर्च होने के बाद रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस आती हैं। तो अभी इसकी कोई ऐसी गाइडलाइंस भी नहीं है ट्रीटमेंट की, सब चीज़ें अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं। ये ट्रांसफ़र ऐसे होता है कि ये हमारी सांस की नालियों में, मुंह में, नाक में, मतलब रेस्पिरेटरी पैसेजेस में मौजूद होता है। तो जब कोई मरीज़ जिसको कोरोना वायरस हो तो वो जब खांसेगा, छींक मारेगा या इवन बात करेगा तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके साथ, उसमें वायरस भी होता है। अब ये ड्रॉपलेट्स कम से कम 6 फीट तक जा सकते हैं। तो अगर उस कुर्बत में छींकने में और छींकने में ज़्यादा दूर जाएंगे खांसी और अच्छा, तो वो अगर उस विसिनिटी में, उस कुर्बत में कोई मौजूद होगा, नॉर्मल बंदा वो सांस लेगा तो लाजमी तौर पे वो इनहेल करेगा और बीमार होगा। फिर कुछ दूर जाके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद जो सरफेसेस पे ये कई घंटों तक जिंदा रह सकता है वायरस। ये डिपेंड करता है सरफेस कैसा है। अच्छा, स्मूथ सरफेस है जैसे प्लास्टिक है, स्टील है, उस पर 3 दिन तक भी रह सकता है। प्लास्टिक स्टील पे 3 दिन तक भी रह सकते हैं। उसके शीशे पे कितने दिन तक रह सकते तो हैं? ये वही इसी तरह का जैसे 2 से 3 दिन वजह तक। क्या होती है? और रखो शीशे तुम लोग। वजह हमारे समझ में नहीं आती, वो सस्टेन क्यों करता है इतनी टाइम? तो उसका जब core वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वो फिर वायरस किल हो जाएगा। जैसे कोई एब्जॉर्बेंट चीज होती है जैसे कार्डबोर्ड या पेपर है, उसके ऊपर गिरेगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। स्टील पे और उसके ऊपर जैसे हम लॉक्स के ऊपर नहीं कहते तो हैं डिहाइड्रेट से मुराद क्या आपकी कि अगर शीशे पे गिरा है तो उसको नमी रहती है, थोड़ी नमी रहती है, नमी तो रहती अगर हम गीले कपड़े से साफ करते तो और पानी मिल जाएगा उसे। है। तो उसमें कोई डिटर्जेंट होना चाहिए, और अगर गीले कपड़े से ये तो खाली फायदा पानी से नहीं। नहीं। देख ले, ये समझा दे भाई, कोई खाली detergent- शीशे को के चमकाने के लिए खाली पानी साफ कर रहे हैं और डेटॉल मिला लो उसमें थोड़ा सा भाई। तो एक्चुअली वजह क्या डॉक्टर साहब, वही जो उसकी कोर होती है मेरा ख्याल है, जो जी fat जी, core है, उसके ऊपर वो लिपिड degenerate हो कोटिंग जाती होती है जो साबुन से और ये उससे वो डिटर्जेंट से degenerate वॉश आउट होती हो है। जाती लेकिन डेटॉल बड़ा काम आ रहा है इसमें। बिल्कुल। डेटॉल अगर पानी में थोड़ा सा डाल लें और स्प्रे कर दें तो है, कोई सा भी डिटर्जेंट। अच्छा, तो अब आपने वो सरफेस को टच किया जहाँ वो वायरस अभी जिंदा है और फिर आपने अपने मुंह को, नाक को या आँख को हाथ लगाया तो फिर वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसी वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कहा जाता है और हैंड वॉशिंग का जो वो इसी वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक बंदा 1 घंटे में कम से कम 20 से 25 दफ़ा अपने चेहरे को हाथ लगाता है गैर इरादी तौर पे, पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बार बार हाथ धोएं और बेस्ट है साबुन से हाथ अच्छा, धोएं। चेहरे को अगर हाथ लगा लिया मिसाल तो उससे कैसे ट्रांसमिट हो जाएगा अंदर? चेहरे को नहीं, लेकिन अगर आपने नाक को, मुंह को या आंखों को लगाया तो ट्रांसमिट। और बहुत से लोगों की आदत होती है नाक में ज़ाहिर की। तो इस तरह से स्प्रेड, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के जी आप जब बात करें किसी से, बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप कोरोना मरीज के साथ 15 मिनट बैठ के बात कर लें तो आपको कोरोना हो जाएगा। तो अगर जब आप बात करें तो कम से कम हमारे पास एनालिसिस नहीं हो रही है, टेस्ट कम हो सबसे रहा है। टेस्ट है ना। मुझे देखिए खौफ का शिकार कर हम रहे तो देखें ना सामने, नहीं, कितने लोगों से 20 मिनट बैठ के बातें ये करते ना एनालिसिस ना वैक्सीन है, ना आने का पता ना जाने का पता। हैं। और इनमें से कोई भी अल्लाह का वली बता थोड़े रह के जाए। ये देखिए ना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो साइलेंट किलर है ना, पता ही नहीं है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जैसे खाने की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे फ्रूट लोग बेच रहे हैं, खाने पीने के आइटम हैं और चीज़ें जो खुली बिकती हैं, फ्रूट है, सब्जी है, अनाज है। अगर कोई कोरोना का पेशेंट है, जो कोरोना है उसको, और वो किसी को सेल कर रहा है,
तो वो जो फूड स्टफ है, वो जो सब्जियां हैं, वो जो फ्रूट है, उन सब पे भी लगा होगा। बिल्कुल आ सकता है, उनको बहुत अच्छी तरह वॉश करना है आपको, फ्रूट्स को। सूंघ के तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, या और चीजें हैं। खुले हुए या पहले से कटे हुए फल तो हरगिज भी ना लें। ठीक है। तो और जब भी आप फल फ्रूट सब्जी लें तो उसको अच्छी तरह वॉश करेंगे आप घर पे आके, बगैर वॉश किए बिल्कुल। टेंशन हो गई है कि करें क्या हमें, और अगर घर मतलब में पता है काट के भी रखिए तो फिर उनको ढक दें। देखें ये इतना मुश्किल नहीं, और लोगों की आदत बन रही है अब सफाई की, और मैं तो चाहूँगा कि ये आदत रहे एपिडेमिक खत्म होने के बाद भी। फिर तो हम ये चाहेंगे कि कोरोना रहे ताकि ये आदत बरकरार रहे। तो ये तो इसके स्प्रेड का हो गया। तो दूसरा उनका सवाल था कि अलामात क्या होती हैं। तो 2 से लेके 14 दिन तक तो हो सकता है पेशेंट को अलामात ही ना हो कोई, अच्छा, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अमूमन 3 से 4 दिन में शुरू हो जाती हैं, और इसमें खांसी, खुश्क खांसी होती है। अमूमन जैसे नमोनिया में बलगम वाली खांसी होती है, वो इसमें कोरोना वायरस में नहीं होती। और जिसे बलगम वाली खांसी हो रही है इसका मतलब उसे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कम चांसेस हैं। बाद में अगर उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन नमोनिया साथ में हो जाए, कोरोना के ऊपर नमोनिया हो जाए, हो सकता है, तो फिर बलगम वाली खांसी भी होगी। तो खुश्क खांसी होती है, बुखार होगा, जिस्म में दर्द। बहुत से लोग अब ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको टेस्ट और स्मेल का एहसास नहीं हो रहा। अच्छा, अभी जिनको हो रहा है टेस्ट और स्मेल कैसा, वो सही है? जरूरी नहीं कि हर केस में मतलब तो फिर तो क्या बचेगा, क्या कुछ तो जरूरी बता दें कि आदमी को ये पता हो कि भाई ये हम सही है। अगर आपको खुश्क खांसी बुखार है, 80% लोग तो खुद ही वैसे ही सही हो जाएंगे। उनको कोई मेडिकल टेंशन की भी जरूरत नहीं है, बुखार के लिए पैरासीटामोल ले लें। उनके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को अलग कर लें, और ठंडा से बचें। जी, यानी ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा वायरस की अलामत ज़्यादा होती हैं। वायरस तो नहीं बढ़ता है, ना ये कि बहुत गर्म चीज़ें खाने पीने से वायरस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो ये जरूर बताया, अच्छा कि आपने, वरना लोग तो ऐसी गरम चीजें खा रहे हैं कि जैसे नहीं, वो अंदर से खुद ही उबल जाएंगे, वायरस को कुछ नहीं होगा। देखा मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ। आप जैसे कह रहे हैं ना कि पहले ही लोग चीख कर लोगों को समझा रहा हूँ, मेरी ये दोबारा बोल दे, मेरी दिल की बात। जैसे आप कह रहे हैं ना कि पहले ही लोगों का दिमाग गर्म हुए हैं, तो इससे और गर्म ही होंगे अंदर से कोई फायदा नहीं होगा। मत खाओ, गर्म की चीजें खाए जा रहे हैं, गर्म चीजें, अब अंदर से उबल जाओगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि पेट में जब वायरस जाता है तो मैदे की एसिडिटी है, उसको वैसे ही खत्म कर देता है। लेकिन एक इंडस्ट्रियल फ्लू भी तो कहलाता है, जो कोरोनल इंडस्ट्रियल फ्लू, जिसमें डायरिया वॉमिटिंग होती है। जी, इसकी मतलब कॉमन अलामत तो खांसी और बुखार, जिस्म में दर्द, और अगर ये कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाए तो फिर सांस लेने में मुश्किल होती है। वो एक साइन है कि जिसमें आपको मेडिकल अटेंशन फौरी चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ खांसी है, बुखार है, आप 7 दिन के लिए अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें। अच्छा, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी नाक में अंदरूनी तौर पर भारीपन पैदा हो रहा है और नाक जम रही है अंदर से, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन तो ये कॉमन कोल्ड या फ्लू में होता है ना, कोल्ड फ्लू, तो ये तो उसकी अलामत है। यानी ये कोरोना की नहीं, इससे शुरू नहीं होगा। इससे शुरू थ्रोट पेन जो होता है ना, एक्चुअली 2 है, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स। अगर ये लैरिंक्स में सांस की नाली में चला गया तो वो लंग्स के प्रॉब्लम शुरू रहेंगे। खाने की नाली में चला जाता है। मैं तो नाक का पूछ रहा था कि जिनके नाक थोड़ी भरी हुई होती है, तो कोल्ड एलर्जी होती है, कोल्ड फ्लू होती है, वो कॉमन। अच्छा, ये बता दें डॉक्टर साहब कि आप ये सब इतनी सारी हम बातें आपसे कर ही रहे, तो बता दीजिए कि फिर सांस लेने में जब दुश्वारी महसूस हो तो फौरी तौर पर फिर क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल तो कोरोना वायरस के लिए मखसूस हॉस्पिटल्स हैं, तो आप हेल्पलाइन जो गवर्नमेंट ने दी हुई है उसके ऊपर कॉल करें, वो आपको गाइड करेंगे। या आप जो कोरोना वायरस के लिए जो मखसूस अस्पताल हैं उनसे रुजू करें, क्योंकि अमूमन दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना वायरस के केसेस नहीं ले रहे हैं, वो रेफ़र कर देते हैं। सिवाय आगा खान उन्होंने अपना यूनिट बनाया हुआ है। एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए? बिल्कुल, हरगिज भी नहीं, हरगिज नहीं। एंटीबायोटिक का कोई रोल किसी वायरस के इन्फेक्शन में नहीं है। क्लोरोक्वीन, देखिए ये भी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोक्वीन की तरफ आता हूँ, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना ली जाए। हरगिज नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हरगिज नहीं। जो लोग अपने घर पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि जी हम पहले से इस्तेमाल कर लेते हैं, डॉक्टर साहब ने क्या है, हरगिज नहीं। देखें, ये बहुत अहम बात है, आपको बता रहे हैं, आप इसको समझिए, हरगिज इस्तेमाल नहीं। वो आपकी इम्यूनिटी को और कम कर सकती है। और आप कैसे खत्म करेगी? क्योंकि WBCs खत्म हो जाएंगे। WBCs तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन एंटीबायोटिक से आपका अवेलेबल है ना, आप कहीं चले जाएं, आप लेके दिखा दें एंटीबायोटिक, नहीं देंगे, नहीं मिल सकती ना। सवाल ही तो प्रिस्क्रिप्शन क्या आपको मिल ही नहीं सकती। ब्रूफिन हमारे यहाँ बड़ी कॉमन यूज है, जो मना कर रहे हैं इसके अंदर ब्रूफिन को भी। ब्रूफिन का, हाँ, ब्रूफिन बिल्कुल, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन वायरसेस से फाइट करने के लिए बड़ी ज़रूरी है।
एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर आप लेते हैं, जैसे ब्रूफिन, ये इटली में बड़ा सामने आया है कि लोगों ने खुद ही अपने तौर पे ब्रूफिन बहुत लिया। डॉक्टर साहब सेल्फ मेडिकेशन को रोकना सेल्फ चाहिए, जो मेडिकेशन बहुत नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम पॉन्सन भी हो गई एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो बिल्कुल जो भी इस फैमिली डिस्टिल के जैसे पॉन्सन है सब है, जितनी तो भी इसका मतलब पॉन्सन भी ना ली जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप पेनाडोल ले लें, पैरासीटामोल सेफ है। पैरासीटामोल से 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल में होती है। पैनाडोल एक्स्ट्रा वगैरह ये ले सकते हैं। पैरासीटामोल, पैनाडोल वही- वही चीज है। 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल। अच्छा, अच्छा, क्लोरोक्विन का पूछ रहे थे आपसे। जी, वही मैं कह रहा हूँ, ये अभी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल फेजेस में है। क्लोरोक्विन इसलिए लोगों ने इस्तेमाल शुरू की कि जो एक ज़माने में सार्स वायरस आया था उसमें कुछ केसेस में फ़ायदा हुआ था, तो उन्होंने कहा इसमें भी ट्राई करें। लेकिन जो अभी तक जितने ट्रायल्स हैं कोई बहुत फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिला, कोई मोर्टेलिटी। अच्छा, अगर अपने side effects हैं। क्लोरोक्विन अगर कोई ले भी रहा है, तो अगर कोई ले रहा है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, हफ्ते में एक गोली ले ले या? नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा बिल्कुल नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्लोरोक्विन कार्डियक साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हो सकता है इसका। नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस हो जाती है मेरा ख्याल है ओवरडोज से। नहीं, मगर हार्ट की तरफ बहुत ज्यादा होता है। ये इसमें वो Cardiac arrest हो जाता है। एक कंडीशन कहते हैं क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो ईसीजी में चेंज हमें नजर आती है, तो वो हार्ट पेशेंट्स में क्रिटिकल लीथल हो सकता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर के उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर तो वैसे भी कोरोना वायरसेस के ज़्यादा रिस्क पे आते हैं पेशेंट्स, डायबिटिक्स, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट। तो डॉक्टर साहब एक घर के अंदर खुदा ना करे आप किसी हाई रिस्क पर हैं। डायबिटिक कार्डिक और वेट गेनिंग जो है वो आजकल लोग Obesity भी। करे, वेट गेन जो है बहुत फिर ना ये चीज़ें हर रोज़ आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है ये वायरस। इसका बिहेवियर अभी हमें नहीं पता। शुरू में लोग कह रहे थे कि जी ये फेफड़ों की बीमारी है, अब लोग कह रहे हैं कि ये तो खून की बीमारी है। अब खून की बीमारी है। ये तो रेड सेल्स ऑक्सीजन नहीं लेके चल पा और रहे पता हैं। नहीं आगे जाकर और क्या क्या तजुर्बा से साबित हो। एक हमारे पास कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब, जो कोरोना सर्वाइवर है, जिन्होंने अभी अपना 14 दिन या 10 दिन क्वारंटीन में गुजार के अपने आप को महफूज किया। अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान साहब बात करें? सलमान सलमान साहब कैसे? सलमान साहब खैरियत से हैं? अलग शुक्रिया। सलमान साहब कैसे आपने अपने आप को महफूज किया? क्या आपने आपकी तरजीहात थी? कैसे आपने अद्वियात इस्तेमाल की? क्वारंटीन में आप कैसे रहे? सब बताइए। हमारे साथ जनाब डॉक्टर आतिफ फराज साहब मौजूद हैं। जी, मैं एक्चुअली भी जब मैं बाहर जा रहा था, तो जब मैं वापस आया हूँ तो वापस पाकिस्तान आके मैंने अपना टेस्ट कराया था प्राइवेट लैब से, तो मेरा तो पॉजिटिव आया था। ठीक है। तो मैं पहला केस था लाहौर से, तो मुझे फिर न्यू हॉस्पिटल ले जाया गया था। सही। तो मेरी जितनी भी ट्रीटमेंट हुई है वो न्यू हॉस्पिटल में। सही। और वहाँ के डॉक्टर्स माशाल्लाह से जी बड़े अच्छे हैं। वहाँ आपकी क्या ट्रीटमेंट हुई हॉस्पिटल में? वहाँ पे जी जो इनिशियली तो मुझे बुखार था, तो उसके लिए पैरासीटामोल में ले रहा था, उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की हुई थी। उसके बाद फिर जरा गला खराब हो गया था, तो उसके लिए सिर्फ वो कफ सिरप दे रहे थे। फिर गला थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था, तो मैं था वहाँ पे और 8 और पेशेंट थे। तो हम 9 को उन्होंने क्लोरोफिन की ट्रीटमेंट दी थी। किसकी दी थी? क्लोरोफिन की जी। क्लोरोक्विन की। अच्छा। हाँ जी, हमें 5 दिन का कोर्स दिया गया था अंडर ऑब्जर्वेशन। और वो आपने कितनी गोलियां खाई थी क्लोरोक्विन? हमें जी पहले दिन 400 2 गोलियां सुबह खाई थी, 2 गोलियां शाम को खाई थी पहले दिन। अच्छा। तो टोटल 4 वो हो गए। उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 4 डेज एक सुबह और एक शाम को थी। अच्छा, लेकिन आपको जिस वक्त ये क्लोरोक्विन दी, तो क्या आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी? मुझे एक्चुअली खांसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हाँ। बट अल्लाह का शुक्र है, उससे ज्यादा मेरा सांस जो था ना ज्यादा खराब नहीं हुआ था, कि मुझे ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। और नाक के अंदर की क्या सूरत हाल थी? नाक आपकी जो है वो, आपको कुछ रुकावट महसूस होती थी नाक से सांस लेते हुए? नाक जी ब्लॉक हुई हुई थी, ड्राइनेस थी, नाक के अंदर ड्राइनेस थी, ब्लॉक हुई हुई थी, और गला भी जो था वो खराब था। तो और सर में दर्द होती थी, और जिस्म में भी दर्द हो रही थी, बुखार भी था, जो आम बेसिक अलामात हैं कोरोना वायरस की। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप एक माशाल्लाह सर्वाइवर हैं और आपने सर्वाइव किया है, और यकीनन आपने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, और अपनी क़ुव्वत इरादी के बलबूते पर आप कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भी एक सिचुएशन सामने आई है कि नाक ब्लॉक होती है, इसका मतलब ये बिल्कुल बहुत सारे वेरिएबल सिम्टम्स और भी हैं, जैसे डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, गले में खराश कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। तो सिम्टम्स, लेकिन जो क्लासिकल सिम्टम्स जो डिस्क्राइब किए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि खुश्क खांसी, बुखार,
और फिर उसके बाद सांस फूलना हेडेक। तो उसके अलावा तो ये बहुत सारे मतलब हार्ट पे भी अफेक्ट कर रहे हैं, लोगों के गुर्दे भी खराब हो रहे हैं, किडनी फेलियर में भी जा रहे हैं लोग, डायलिसिस पे भी जा रहे हैं। तो ये तो अब पूरी बॉडी के हर सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है। तो ये छुपा रहता है, इसको कैसे पति छुपा रहता है, कब तक छुपा रहेगा ये बॉडी के अंदर? बेसिकली टेस्टिंग 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 सारी दुनिया में तो यही है कि जितने ज़्यादा टेस्ट हों, असल में टेस्टिंग का कंसेप्ट ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन अफेक्टेड है, तो उनको आप क्वारंटीन या आइसोलेट कर दें और फिर इसका स्प्रेड आप वो चेन ब्लॉक कर दें। ये जैसे इसका 2 हफ्ते का मैंने कहा ना, मैक्सिमम 14 दिन का है इंक्यूबेशन पीरियड। तो 3-4 इंक्यूबेशन पीरियड अगर ऐसे गुजर जाएंगे जिसमें लोगों का आपस में कांटेक्ट नहीं हो तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कांटेक्ट लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे वो ना। फिर ऐसा होगा कि जैसे आपने चाइना ने जो लॉकडाउन किया ना वुहान में, उसको लोग कहते हैं ब्रूटल लॉकडाउन, जालिमाना लॉकडाउन। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी मईशत अफोर्ड कर सकती है, उन्होंने लोगों को घर पे खुराक भी पहुंचा दी, मेडिसिन भी पहुंचा दी। कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग इस तरह का जालिमाना या ब्रूटल लॉकडाउन नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन लोग खुद समझ अच्छा, अगर लोग फिर घरों में ही अगर हैं, मैं वक्फे की तरफ जाने से पहले पूछूंगा, तो अगर उस घर में कोई करियर है और वो उसके पास कोरोना है तो वो अपने उसी घर वाले के साथ देखो, उसको नहीं इफेक्ट करेगा? वो एक अलग कमरे में रहेगा जहाँ पे उसका वॉशरूम अलग हो, उसको सिर्फ एक बंदा उसकी केयर करेगा और लोग उससे कांटेक्ट में नहीं आएंगे। और वो बंदा अपने अलग रूम में रहे, अगर किसी ज़रूरत के लिए उसको बाहर आना हो तो मास्क लगा कर आए, और वो क्वारंटीन पीरियड गुजरने तक वो जो है अपने आप को बिल्कुल। बुजुर्गों को जरूर, खुदा ना करे कोई है कैरियर तो अभी तो ऐसा नहीं, हमारे पास सिनेरियो आया, बाहर मुल्कों में तो ऐसा हुआ लोगों को घरों में ही आइसोलेट किया क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल्स कम पड़ गए। अभी तो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स अभी फुल नहीं हुए, लेकिन खुदा ना करे अगर ये एक्सपो सेंटर ये जो दोनों बच्चे और बुजुर्ग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, बेसिकली क्वारंटीन अगर जो उन्होंने सेंटर्स बनाए ये फुल होगा तो लोगों को घरों में भी आइसोलेट या क्वारंटीन होना पड़ेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो हमारी आपकी मुलाकात होगी प्यारा पकवान में। लेकिन पहले एक वक्फा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल फराज साहब आपका, आप अभी हमारे साथ ही हैं। लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और ये है हमारा एक्सप्रेस टीवी का प्यारा रमज़ान का प्यारा पकवान। और आज हमारे साथ डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब हैं। तूबा आज नहीं आ सकी हैं और तूबा ज़रा कुछ और कामों में लगी हुई है, तो बहरहाल डॉक्टर साहब को तो किचन हमेशा से रहा है और डॉक्टर साहब इस किचन में रहते हैं। और हमें बड़ी कमी महसूस होती है डॉक्टर साहब वहाँ ऊपर जब वो बोलते हैं। महसूस होती है। अभी अभी तूबा की कमी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आ जाएंगे थोड़ी देर में। चले ये अब मैं तो बनाने जा रहा हूँ नमकीन गोश्त। आप डॉक्टर साहब जरा कॉल की तरफ जाएं। जी, जी, जी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ सिर्फ इतनी कि मैंने आपके यानी ऑन एयर होने से पहले, चूँकि ये नमकीन गोश्त में बनाने जा रहा था, तो कुछ चीज़ें आज हमने थोड़ा गोश्त को उबाला नहीं, बल्कि हमने गोश्त को कच्चा पपीता लगा के रखा हुआ था। तो मैंने आपके आने से पहले, क्योंकि मुझे 10 मिनट मिले थे वक्फे में, तो मैंने इसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद रवाद कहते हैं चर्बी हमने इसमें डाल दी और गोश्त इसमें हमने डाल दिया। गोश्त अंडर कट है बीफ का, वो हमने लिया और उसमें फिर हमने लहसुन डाल दिया और कटी हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा भी हमने कुछ नहीं डाला, नमक भी कुछ नहीं डाला। अब हम डालते रहेंगे क्योंकि ये देखिए अब इसकी ये इसमें शक्ल निकल कर सामने आई है। यानी ये अगर हम पहले से ना डालते तो थोड़ा भी गोश्त का मसला है और गो के हमने पपीता लगा के रखा था, लेकिन फिर भी जो बात पकते हुए गोश्त की होती है वो उबले हुए गोश्त की नहीं होती। क्या ख्याल है अली मोहम्मद खान साहब? है अली मोहम्मद खान साहब भी यही है सामने। असल में ये गुंजाइश आज तीसरी की नहीं थी क्योंकि इनका माइक दूसरे मास्टर कंट्रोल रूम का लगा हुआ है, तो हमने कहा अली मोहम्मद खान साहब यही रहेंगे, इनसे हम बात करते रहेंगे। तो अब बताएं, गोश्त जो है वो पका हुआ जो गोश्त होता है जो कि उबाल के रखते हैं, उसमें ही कहा जाता है, सारी न्यूट्रिशन बताने निकल जाती है उसकी। ठीक है, तो अब ये जो आप थोड़ा और इसमें मैं जबकि ये टमाटर थोड़े डाल दूं और डॉक्टर साहब आप शुरू हो जाए। जी भाई, डॉक्टर साहब का पहले पैकेज चलेगा। पैकेज यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम किचन में आए हैं, लेकिन हम किसी वक्त और चला देंगे। ठीक। अच्छा, ये आप लोग एक तो सवाल जो चाहते हैं हमारा इनबॉक्स कर लीजिए, स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक बाय डॉक्टर जावेद, वो आ भी रहा होंगे नंबर। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं स्किन के, आप हमें भेज दिया कीजिए। अब हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सोशल डिस्टेंस की वजह से कि लोग नहीं हैं हमारे साथ, वरना क्या होता था कि हम लोगों के पास जाते थे, सवाल करते थे, तो मल्टीपल सवाल उसमें से निकल आते थे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, और लोग मुझसे बार बार कहते हैं डॉक्टर साहब आपने आज बात नहीं की, ये नहीं किया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और हर साल ही डिस्कस होती है, जो हमारी मेन प्रैक्टिस हो गई है, एक तो कलर हो गया है और पिगमेंटेशन हो गई है। और एक बड़ा इशू ये है कि एक नेचुरली औरत है या मर्द है, उसके ऊपर निशान आ रहे हैं चेहरे के ऊपर,
एक आदमी बर्दाश्त नहीं करता कि एक छोटा सा निशान आ जाए, एक थोड़ा सा मार्क भी आता है तो उस पर परेशानी हो जाती है। का आज हम डिस्कशन करेंगे कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन हो क्यों जाती है। देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन की बहुत सारी वजूहत हैं, मर्दों में भी होती हैं, औरतों में होती हैं, लेकिन औरतों में ज़्यादा होती हैं। औरतों में ज़्यादा वजूहत हैं क्योंकि औरतों में हार्मोनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वेट गेनिंग होता है, बच्चों के बाद हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर करें खवातीन बच्चे रोकने के लिए तो उसमें हो जाता है। सनलाइट एक्सपोजर दोनों के लिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। जो मर्द सनलाइट में जाते हैं, नेचुरली सनलाइट अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज आती हैं, वो पेनिट्रेट करती हैं, डेप्थ तक पेनिट्रेट करती हैं, और हमारे पास जो मेलानोसाइट्स हैं जो कि मेलानिन निकाल रहे हैं और हमारे कलर को डैमेज कर रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं। कॉलर एक मौजूद है जी, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सर? ठीक, बिल्कुल खैरियत से। बिल्कुल फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। सर मेरे नेक पे पिगमेंटेशन है। अच्छा, उसका मुझे बता दीजिए, और अच्छा। काफी सालों से है। अच्छा, देखिए, नेक पे पिगमेंटेशन अगर वेट गेन कर रहे हैं आप, एक बहुत बड़ी आप बात याद रखें, जैसे ही वेट गेन करेंगे हार्मोनल चेंजेस होने लगती हैं, स्पेशली फीमेल में। बच्चों में भी, जो बच्चे 13, 14 टीन एज वाले बच्चे होते हैं उनमें वेट गेन होता है तो नेक काली होने लगती है। तो इसके अंदर अब अगर आपको वेट को कंट्रोल रखेंगे तो कभी भी पिगमेंटेशन नहीं होगी। अगर वेट गेन होता चला जा रहा है और पिगमेंटेशन आती चली जा रही है, एक तो सनलाइट से आप बिल्कुल ब्लॉक कर लें, और दूसरी बड़ी अच्छी क्रीम्स आ गई हैं। एक तो मैं अपनी बड़ी क्रीम देता हूँ, बड़ी पॉपुलर है, वो जिंजर वाइटनिंग क्रीम, वो आप यूज़ कीजिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी फॉर्मुलेशन एक अच्छा ले लें जिसके अंदर आर्बिटिन, हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉल, विटामिन सी मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है किसी अच्छे डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। अच्छा, कुछ मेडिसिन बता सकते हैं? बता दे डॉक्टर साहब, बिल्कुल बता दें। बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं, इवेंटोन आ रही है, सेफ्रिडम आ रही है, हाइटोन आ रही है, लेकिन अब हम कस्टमाइज क्रीम बना रहे हैं। मैं खुद कस्टमाइज क्रीम बनाता हूँ, तो अगर आप अपनी फोटोग्राफ मिलती कभी भी नहीं, आपको मिलेगी डॉक्टर साहब। वो कस्टमाइज क्रीम से फायदा क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है आपकी, कितनी पिगमेंटेशन की, झाइयाँ कितनी गहरी हैं, ऊपर की झाइयाँ हैं, मिडिल, इंटरमीडिएट है, ये डीप में, तो हम उसी तरीके से आपको बना के देते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज क्रीम हमसे बनवा लें, उसमें हम डालते हैं रेटिनॉल, विटामिन सी, आर्बिटिन, हाइड्रोक्विनोन, कुछ 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन होता है, तो उसमें हम डालते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, क्योंकि हमारी कराची की स्किन है ह्यूमिड और पंजाब की स्किन है ड्राई। अगर हमने अपनी कोई भी क्रीम आप काउंटर से लेते हैं, डी पिगमेंटिंग क्रीम, वो क्या करती है, रैशेस डाल देती है, पील ऑफ कर देती है। तो हम कराची के लिए हम आपको वो क्रीम देंगे जिसमें रेटिनॉल होगा, और पंजाब के लिए या सरहद के लिए या जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं उधर वो क्रीम चलती है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है। तो कस्टमाइज क्रीम आप ज़रूर हमसे कर लें कॉन्टैक्ट। वैसे काउंटर पे जाते हैं, किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें और वेट को कंट्रोल करें। इसमें डॉक्टर साहब आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एवरी सेकंड थर्ड वुमेन जो है ना, उसके चेहरे पे झाइयाँ आ रही हैं। हाँ, क्यों आ रही हैं? इसका सबसे मेन वजह है, जलती भी तो है खवातीन एक दूसरे और आजकल तो बड़ी साथ दे रही हैं, आजकल तो है, आज के साथ दे रही है। नहीं भाई, मैं करीब इसलिए नहीं हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। नहीं, वो कह रहे हैं आग के करीब। अच्छा, एक तो आपको उनको आपकी दुश्मनी पता नहीं डॉक्टर जावेद आलम से क्या है, मोहब्बत। अच्छा, लेकिन आप करीब नहीं, मजा नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, तो पिगमेंटेशन में सनलाइट एक्सपोजर से आप बच जाइए। सन ब्लॉक में आपको जहन में रखना है कि हमें मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक लगाना है या ड्राई सन ब्लॉक लगाना है, ऑयल बेस लगाना है या वाटर बेस लगाना है। और सन ब्लॉक भी आपके एसपीएस, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी डिपेंड करता है, 3 से शुरू होता है और 100 तक जाता है। अब आपने कराची जैसे वेदर में अगर आपने ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक लगा लिया तो एक्नी हो जाएगी आपको, तो आपको उससे भी बचना है, देखना है, चेक करना है। ये नहीं कि काउंटर पे गए और आप लेके आ गए। और इसी तरह आपको क्रीम्स करनी है। दूसरी बात, बड़ी डिस्टर्ब खवातीन होती हैं कि डॉक्टर साहब झाइयाँ तो जाती नहीं हैं। झाइयों के तो हमने 10 इलाज करा लिए, मल्टीपल डॉक्टरों के पास चले गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, ये तो ना खत्म होने वाली चीज़ है। प्लीज कंटिन्यू करें, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। मैंने इसमें सिर्फ उसके बाद टमाटर डाला है और अभी इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली है, बस अभी कुछ नहीं डाला है और अभी ये पक रहा है। देखिएगा क्या पकेगा ये। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।